हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर राजश्री, सहायक आचार्य माणिक्यलाल वर्मा, राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा। जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है गुप्तों का प्रारंभिक इतिहास। हमें जानते हैं कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में भारत के कला, साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई। और मौर्य शासन के पतन के बाद हम जानते हैं कि भारत छोटे छोटे विभिन्न देशी राज्यों में विभक्त हो गया। और उसके बाद कनिष्क एक कुषाणों में महत्वपूर्ण शासक हुआ, जिसने बहुत हद तक इस पूरी साम्राज्य को वापस से एक इस झंडे के नीचे लाने की कोशिश की। लेकिन कनिष्क की मृत्यु के बाद जैसे ही कुषाण वंश का पतन होता है, वैसे ही भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य वापस से बन जाते हैं। जैसे हम जिक्र करते हैं कि जो योद्धे गण है, मल्ल वाला गण है, योद्धे है, कुणिंद, मद्र, मैत्रेय, मालव आदि छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, आपके गणराज्य बन जाते हैं। और साम्राज्य उत्तर भारत में भी अनेक छोटे छोटे राज्य थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी जैसे पल्लव, पांड्य, चोल आदि दक्षिण के राज्यों में भी पूरा भारत विभक्त था। ऐसी स्थिति में उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण वंश का उदय होता है। उसको हम इतिहास में गुप्त साम्राज्य के नाम से जानते हैं। जब हम बात करते हैं गुप्तों के बारे में, तो हम देखते हैं कि गुप्त जो साम्राज्य था या गुप्त वंश के जो प्रारंभिक शासक थे, उसके बारे में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो गुप्तों के जो जितने भी अपने अभिलेख मिले हैं, उसमें इनके प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। हम देखते हैं कि कुछ इतिहासकारों ने ये माना है कि ये वैश्य वर्ग में थे। इन्हें वैश्य माना है और नाम के अंत में क्योंकि इनके गुप्त लगा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये ब्राह्मण थे, क्योंकि उस काल में ब्राह्मणों के भी नाम के जैसे ब्रह्मगुप्त, विष्णुगुप्त आदि ब्राह्मणों के नाम में भी आगे भी गुप्त लगा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये क्षत्रिय थे। लेकिन अधिकतर जो इतिहासकारों का मत है, उनका ये मानना है कि गुप्त शासक अपने को चंद्रवंशीय शासक मानते थे। क्षत्रिय, नागों, लिच्छवियों से उनके वैवाहिक संबंध स्थापित किए, इसलिए वो निश्चय ही क्या थे, क्षत्रिय थे। अधिकांश जो विद्वान हैं वो इस बारे में सहमत है। अब हम बात करते हैं उनके आदि स्थान के बारे में, या कि उसका उदय किस प्रकार किन स्थानों पर हुआ। तो गुप्त शासकों के आदि शासस्थान के बारे में भी विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। लेकिन आधुनिक शोध के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि गुप्तों का आदि स्थान पूर्वी भारत अर्थात उत्तर प्रदेश एवं बंगाल के आसपास माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि गुप्त अभिलेखों में जो इनके प्रारंभिक शासक हैं, उसके बारे में जो दिया गया है वो है, इनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, और इसमें जो गुप्त अभिलेख में उनको आदिराज महाराज गुप्त कहा गया है। लेकिन जो परवर्ती जितने भी अभिलेख हैं उन उसका नाम क्या बताया गया है, श्रीगुप्त बताया गया है। गुप्त की राजनीतिक पदवी महाराज होने से प्रतीत होता है कि वो कोई साधारण सामंत रहा होगा। इसके अलावा गुप्त अभिलेखों में हमें इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि जो गुप्तों का जो आदि पुरुष था उसका नाम केवल गुप्त था, और श्री तो उसके आदर्श जो अपन आज भी वर्तमान में भी नाम के आगे श्री लगाते हैं, इसलिए उसके नाम के आगे श्री लगाया गया होगा। विद्वानों का मानना है, जिसमें प्रमुख रूप से ए स्मिथ ने यह माना है कि इसका जो शासनकाल था किसका, श्रीगुप्त का, 275 ईस्वी से 300 ईस्वी तक इसका राज्य रहा। इसके अलावा इसमें और कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती। इसके बाद जो श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी रहा वो था घटोत्कच। ठीक है, जो घटोत्कच का जो शासनकाल था वो था 300 से 320 ईस्वी माना जाता है, और इसकी पदवी भी केवल महाराज थी। अर्थात हम देखते हैं कि जो आरंभिक शासक थे गुप्त वंश के, श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो कोई बड़े शासक ना हो करके एक क्षेत्र विशेष के सामंतों से कुछ ऊंची स्थिति मान सकते हैं अपन इसको। इसके अलावा इनकी कोई ज़्यादा पहुंच नहीं थी। जो प्रमुख शासक गुप्तों में, जो गुप्तों के उदय में जिसकी बात मानी जाती है, या गुप्तों का वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, वो किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त की जो पदवी थी वो थी महाराजाधिराज। इसके आधार पर स्पष्ट कहा गया है कि जो ये
चंद्रगुप्त प्रथम था वो पहले की तुलना में काफ़ी अधिक क्या था, प्रभावशाली था और इसने एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की होगी। इसके अलावा कौमुदी महोत्सव एक साहित्यिक नाटक है। उसके उसके अंदर इसके जो चंद्रगुप्त प्रथम है इसके बारे में कहानी प्रस्तुत की गई है, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों ने इसकी जो सत्यता को नकारा है और उनका ये मानना है कि ये सिर्फ एक साहित्यिक नाटक है और इसमें इसका ऐतिहासिक महत्व नहीं है। फिर भी हम देखते हैं कि इस कहानी में हमें कुछ जो अंश हैं वो सत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि जो अनेक उत्कीर्ण जो लेख मिले हैं, जो सिक्के मिले हैं, उससे उनकी सत्यता स्पष्ट हो जाती है। क्योंकि लिच्छवियों से आपको पता है कि लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध चंद्रगुप्त के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्योंकि जो लिच्छवी थे उसका जो राज्य था वो मगध राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित था। लिच्छवियों से चंद्रगुप्त को महत्वपूर्ण रूप से सहयोग मिला, सहायता प्राप्त हुई और वो स्वतंत्र महाराजाधिराज के रूप में वो क्या हुआ, एक स्थापित हुआ। और इसके बाद जो लिच्छवी थे उन्होंने वैशाली के पास का अपना प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया और इस राज्य विस्तार के साथ चंद्रगुप्त अपने पैतृक राज्य के सिंहासन पर 310 ईस्वी में बैठा और सामंत के निम्न पद से उठकर वो क्या हुआ, महाराजाधिराज की पदवी पर बैठ गया। ये महत्वपूर्ण रूप से घटनाक्रम होता है। अब हम देखते हैं कि वो जो अभी मैंने बात की कि जो कहानी थी कौमुदी महोत्सव, उसमें क्या वर्णन किया गया है। क्योंकि इसका जो प्रमुख आधार था, जो कौमुदी महोत्सव का जो नाटक था उसका जो आधार सुंदरवर्मन मगध का क्षत्रिय राजा था। इस राजा के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने चंद्रसेन नामक युवक को गोद लिया। किंतु इस घटना के बाद सुंदरवर्मन की रानी ने कल्याणवर्मन नामक पुत्र को जन्म दिया। कल्याणवर्मन के जन्म से चंद्रसेन को मगध का राज्य प्राप्त होने की आशा जाती रही। अतः चंद्रसेन ने मगध के शत्रु लिच्छवियों की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया तथा लिच्छवियों की सहायता से युद्ध में सुंदरवर्मन को मारकर मगध की गद्दी हथिया ली। किंतु मगध की जनता और राजमंत्री चंद्रसेन के पितृघाती होने के कारण असंतुष्ट थे। एक बार जब चंद्रसेन जंगली जातियों के उपद्रव को दबाने गया, तब मगध के मंत्रियों ने सुंदरवर्मन के पुत्र कल्याणवर्मन को बुलाकर मगध की गद्दी पर बिठा दिया और तत्पश्चात चंद्रसेन को मगध में घुसने नहीं दिया। जायसवाल इस चंद्रसेन और चंद्रगुप्त प्रथम को एक ही व्यक्ति मानते हैं। जायसवाल प्रमुख हिस्टोरियन रहे हैं। उनका ये मानना है कि इस जो ये कहानी बताई गई है, जो ये नाटक लिखा गया है, इसका जो चंद्रसेन और चंद्रगुप्त प्रथम एक ही व्यक्ति हैं। नाटक की लेखिका किशोरिका विज्जिका को चंद्रगुप्त का समकालीन माना गया है तथा चंद्रगुप्त को चंद्रसेन नाम देने के कारण बताया गया है कि अवंती के प्राचीन चंद्र प्रदोत की भांति चंद्रगुप्त की एक प्रचंड शक्ति व्यापक राजा था। अतः चंद्रगुप्त को चंद्रसेन के नाम से अभिहित किया जाना चाहिए। ये कहानी लिखी गई है। लेकिन कुछ इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि ये सिर्फ एक साहित्य है, इसमें कुछ समानताएं हो सकती हैं लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं जो बाद में आपको चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उसमें उसको उन्होंने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कह के प्रकट किया है। इसका मतलब है कि उसका ननिहाल उसकी माँ लिच्छवी वंश की थी और आपको ये पता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र ही कौन था, समुद्रगुप्त था। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो शादी थी वो किससे हुई, लिच्छवियों से हुई और लिच्छवियों ने उसको अत्यंत सहयोग दिया। तो अर्थात हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस कहानी में सत्यता के कुछ अंश हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अब हम देखें कि चंद्रगुप्त ने जो लिच्छवियों से सहयोग प्राप्त किया, उसके बाद वो महाराजाधिराज बना और उसने अनेक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। तो हम देखते हैं कि अगर हम उसका साम्राज्य विस्तार देखें तो हम देखते हैं कि जो उसका साम्राज्य था वो बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत हो चुका था पहले के शासकों की तुलना में। अर्थात श्रीगुप्त और घटोत्कच वो सिर्फ एक सामंत के रूप में ही थे, लेकिन अब इसका राज्य विस्तार हो गया था। हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त था उसके राज्य की सीमा का विस्तार गंगा तथा यमुना के संगम तक हो गया। प्रयाग जिसको पुराण वत्स बोला गया है, कौशल जिसको प्राचीन काल में साकेत बोला गया था, उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिणी पश्चिमी बिहार उसके राज्य के अंतर्गत थे। श्री कुमार स्वामी अयंगर ने अपनी पुस्तक
स्टडीज इन गुप्त हिस्ट्री में लिखा है कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के पश्चात वैशाली भी गुप्तों के राज्य के अंतर्गत आ गया था, किंतु ये सही प्रतीत नहीं होता। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वैशाली का उल्लेख नहीं है, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वैशाली राज्य के अंतर्गत आया था। और इसके साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्य चंद्रगुप्त प्रथम ने किया वो था कि उसने अपने शासनारूढ़ होने की तारीख से शक संवत एक गुप्त संवत चलाना शुरू किया, जो 310 के आसपास माना जाता है। तो हम इस डिस्कस से इस बिंदु पर आते हैं कि जो गुप्त वंशों का जो प्रारंभिक इतिहास है वो हमें ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ता। उनके आदि स्थान के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। इसी तरह उनकी जाति के बारे में भी इतिहासकारों में मतभेद है। और जो महत्वपूर्ण रूप से जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो हमें इस समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इसके बाद के जो चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख वगैरह जो हैं, इसके बाद स्कंदगुप्त के शिलालेख हैं, उनसे हम गुप्त वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। लेकिन उसमें उनके आदि स्थान या उनके प्रारंभिक शासकों के बारे में बिल्कुल न्यूनतम जानकारियाँ हैं, इसीलिए इतिहासकारों में इतना मतभेद है। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि हमें महत्वपूर्ण रूप से जो चीज़ें देखनी है इसके अंदर वो है इस टॉपिक में कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किस किन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश का आरंभ करवाया। इसके अलावा उन्होंने लिच्छियों से संबंध स्थापित किए। और वैसे तो श्रीगुप्त इस वंश का प्रारंभिक राजा था, लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो गुप्त वंश का वास्तविक शासन हमें चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानना चाहिए। इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।